विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे तुर्की में जारी राजनीतिक घटनाक्रम की। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जेल में डाला, सियासी गतिविधियों पर रोक। तुर्की में चुनाव की आहट के साथ ही सत्ताधारी अर्दोगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोगलू को एक पुराने मामले में सज़ा सुनाते हुए उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्तांबुल के मेयर और अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अर्दोगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अकरम इमामोगलू को बुधवार शाम तुर्की की एक अदालत ने 2 साल 8 महीने जेल की सज़ा सुनाते हुए उन्हें किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि से रोक दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अकरम इमामोगलू को सज़ा सुनाते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अगले साल होने वाले पार्लियामेंट चुनाव में किसी भी तरह से हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। अकरम इमामोगलू ने 2019 में इस्तांबुल का मेयर बनने के बाद एक भाषण दिया था। अब इसी भाषण को आधार बनाकर अदालत ने उन पर सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के अपमान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। अदालत ने उन्हें 2 साल 8 महीने की सज़ा सुनाते हुए अगले चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया। जिस समय अदालत की कार्रवाई चल रही थी, अदालत के बाहर दूर दूर तक दंगा विरोधी पुलिस बल को तैनात किया गया था। अकरम इमाम ने अदालत की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अकरम इमाम ने इस्तांबुल नगर पालिका में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये फैसला ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज देश में अराजकता कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। आज तुर्की में अदालत की कोई जगह नहीं है। आने वाले चुनाव में देश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बनते बिगड़ते रिश्तों की। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से निकाला गया। साम्राज्यवाद प्रायोजित दंगों को शांतिपूर्ण ढंग से कुचलने के बाद अब ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW को लेकर है, जहां अमेरिका के प्रस्ताव के बाद हुई वोटिंग के बाद ईरान को इस निकाय से निकाल दिया गया। अमेरिका की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान सरकार अक्सर अत्यधिक बल प्रयोग के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को लगातार कमज़ोर करती है। ईरान में दंगाइयों से उम्मीद लगाए अमेरिका को जब अपनी इस साजिश में भी मुंह की खानी पड़ी तो अमेरिकी राजनयिकों ने कहा था कि वो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के उल्लंघन और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं से जुड़े वैश्विक निकाय से निकालने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक अभियान के बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 29 सदस्यों ने इस्लामिक गणराज्य को 2022-2026 की बाकी बची मुद्दत के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW से बाहर करने के लिए मतदान किया। स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से आगे बढ़ रहे भारत ने अब की बार ईरान के मामले में पश्चिमी देशों का साथ नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग की बैठक से गैर हाजिर रहा। गौरतलब है कि बुधवार को 54 सदस्यीय आयोग में वोटिंग हुई, जिसमें 29 देशों ने प्रस्ताव के फेवर में वोट डाला और रूस, चीन समेत 8 देशों ने इसके विरोध में वोटिंग की, जबकि भारत समेत 16 देश इस वोटिंग से गैर हाजिर रहे, जिसके चलते प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया और ईरान को इस वैश्विक निकाय से बाहर कर दिया गया। अगली खबर में बात होगी सीरिया में जारी अमेरिका की लूटपाट पर दमिश्क के एक्शन की। सीरिया ने लगाई गुहार, अमेरिका की लूटमार को बंद करे सिक्योरिटी काउंसिल। दमिश्क ने एक बार फिर सीरिया में अमेरिका की ओर से मचाई जा रही लूटपाट और आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के प्रमुख को पत्र लिखा है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने UNO के चीफ और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख को पत्र लिखते हुए अमेरिका की ओर से सीरिया की तेल और गैस दौलत के साथ साथ इस देश के गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री की लूट का विवरण दिया। UNO के चीफ और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख को अलग अलग पत्र लिखते हुए सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सेना और उसके समर्थन वाले आतंकी समूह प्लानिंग के साथ सीरिया के गैस और तेल भंडार के साथ साथ
अब उसके अनाज को भी लूट रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और उसके आतंकी गुटों के कारण दमिश्क को अब तक सीधे तौर पर लगभग 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि अमेरिका से समर्थन पाने वाले आतंकी गुटों और अमेरिकी सेना के हमलों के कारण भी 86 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। दमिश्क ने सुरक्षा परिषद से मांग करते हुए कहा कि हम अमेरिका और उसके आतंकी गुटों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हनन को फौरन रोके जाने की अपील करते हैं। सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अमेरिका को इन हरकतों से रोके। सीरिया ने कहा कि अमेरिका हमारे देश से अपनी फौजें वापस बुलाए और गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करते हुए हमारे गैस और ऑयल फील्ड दमिश्क सरकार को सौंपे। गौरतलब है कि इससे पहले भी दमिश्क सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि 2022 की पहली छमाही में सीरियाई तेल का दैनिक उत्पादन लगभग 80,300 बैरल था, लेकिन अमेरिका और उसके आतंकी गुट प्रतिदिन इस तेल का 66,000 बैरल चुरा रहे हैं, जो देश के कुल तेल उत्पादन के 82% के बराबर है। अगली खबर लेबनान से आ रही है, जहां यूनिफिल सेना और आम लोगों के बीच टकराव जारी है। यूएनओ की शांति सेना और आम लोगों में टकराव, 4 फौजी जख्मी। दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूनिफिल और स्थानीय नागरिकों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें यूनिफिल के 4 फौजी घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के अल उकाबिया इलाके में यूनिफिल के सैनिक गैर कानूनी रूप से घुस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। कहा जा रहा है कि यूनिफिल के सैनिकों ने लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए लोगों पर गोलियां भी चलाईं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इस मुठभेड़ में यूनिफिल के 4 फौजी घायल हुए और एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि इससे पहले भी लेबनानी जनता और यूनिफिल के बीच संघर्ष होता रहा है। यूनिफिल के फौजी बिना किसी तालमेल के जब उन इलाकों में घुसते हैं जहां जाने की उन्हें अनुमति नहीं, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। पिछले साल भी यूनिफिल ने दक्षिणी लेबनान के शकरा शहर में पहुंचकर कुछ इलाकों की तस्वीरें लेना शुरू की, जिसका इलाके के लोगों ने जमकर विरोध किया और दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच 33 दिवसीय युद्ध के बाद यहां कुछ इलाकों में यूएनओ की शांति सेना तैनात की गई है। शांति सेना को अपनी किसी भी गश्त से पहले लेबनान सेना के साथ तालमेल बनाना होता है। पिछले साल गर्मियों में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति सेना की तैनाती को 1 साल के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा था कि शांति सेना को अपनी किसी भी गतिविधि के लिए अब लेबनान सेना की अनुमति की ज़रूरत नहीं, जिसका लेबनान में जमकर विरोध हुआ। यूएनओ के इस बयान के बाद यूनिफिल लेबनान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स की अनुमति के बिना अपने कार्य क्षेत्र से बाहर भी गश्त कर सकती है। लेबनान की जनता इसे लेबनान प्रतिरोधी आंदोलन के खिलाफ साजिश मानती है और किसी भी सूरत में यूनिफिल के सैनिकों को अपने इलाकों में गश्त की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।